वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आप लोगों के सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो एकेडमिक्स या रिसर्च, यदि रिसर्च कहूं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, पूरी तरह रिसर्च से संबंधित है। और रिसर्च का मतलब ये होता है जब कोई आप नया शोध कार्य करते हैं, कोई नई खोज करते हैं, उसको जनता के सामने आप अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से भेजते हैं, या यदि आप स्पेसिफिक डिग्री पीएचडी या डीएससी के लिए काम करते हैं तो उसमें जो काम करते हैं वो आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके करते हैं। आज का ये मेरा वीडियो, यदि मैं कह दूं, इसका टाइटल ही है प्लेजियरिज्म। जी हैं, प्लेजियरिज्म, PLAGIARISM। मैं समझता हूं 2011 के बाद जितने स्टूडेंट्स ने भी पीएचडी थीसिस सबमिट की है उन सबको प्लेजियरिज्म के सॉफ्टवेयर से होकर ही गुजरना पड़ा होगा। प्लेजियरिज्म पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्लेजियरिज्म का सही मतलब क्या है? प्लेजियरिज्म का मतलब है, यदि मैं बहुत सामान्य भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूं, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को, जो भी उसने वर्क किया है, दूसरे व्यक्ति की भाषा को, लैंग्वेज को, दूसरे व्यक्ति के विचारों को, थॉट्स को, दूसरे व्यक्ति के एक्सप्रेशंस या अभिव्यक्ति को अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना ही प्लेजियरिज्म कहलाता है। टू प्रेजेंट द वर्क ऑफ समवन एल्स, आइदर लैंग्वेज might be text, a few lines, a few words, expression, his idea, thoughts, and if you present as your own work without citing him, without giving credit to him, that is known as plagiarism. Plagiarism को हिंदी में क्या कहा जाएगा? मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, एक ही शब्द सामने आया, साहित्यिक चोरी। और यदि मैं साहित्यिक चोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो वो होता है लिटरेचर थेफ्ट। यानी मैं ये कह दूं, प्लेजियरिज्म का मतलब लिटरेचर थेफ्ट या साहित्यिक चोरी से है। ये अक्षरशः मैं हिंदी में जो शब्द बता रहा हूं पूर्णतः सही है। प्लेजियरिज्म शब्द की हिंदी आपको साहित्यिक चोरी मिलेगी, जिसको हम लिटरेचर थेफ्ट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लेजियरिज्म कोई नया फिनोमिनन नहीं है। यह बात सही है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और उसका आगमन 2012 या 13 के आसपास हुआ था। लेकिन प्लेजियरिज्म इतना पुराना है, मैं समझता हूं आधुनिक युग की मैं बात करूं तो शायद फर्स्ट सेंचुरी में सबसे पहला प्लेजियरिज्म डिक्लेयर हुआ था। जी हां, फर्स्ट सेंचुरी में। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में प्लेजियरिज्म शब्द का आविष्कार हो गया था। और जो प्लेजियरिज्म शब्द का आविष्कार हुआ है वो प्लेजियरियस से हुआ है। प्लेजियरियस का मतलब है, लैटिन वर्ड है प्लेजियरियस, किडनैपर। किडनैपर मतलब किसी का अपहरण करना। और यदि आप दूसरे के कार्य को किडनैप करके, चुरा के अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसे ही प्लेजियरिज्म कहा जाएगा। मैंने कहा 12-13 के बाद जितने विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी थीसिस किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट की है, आइदर सेंट्रल or state funded or deemed or any private university, without checking the plagiarism, no PhD thesis can be submitted. That is the strong verdict of UGC. मैं मानता हूं यदि UGC ने अपने किसी नियम का सही क्रियान्वयन करवाया है तो वह प्लेजियरिज्म की पालना का ही मैं कह सकता हूं। फ्रेंड्स, प्लेजियरिज्म, जब कोई विद्यार्थी पीएचडी थीसिस सबमिट करता है तो हर विश्वविद्यालय में एक सॉफ्टवेयर होता है प्लेजियरिज्म डिटेक्ट करने का। उस सॉफ्टवेयर में उसकी थीसिस चाहे 100 पेज की हो, 300 पेज की हो, 400 पेज की हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, अपलोड किया जाता है। उसके बाद जो प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर है उसमें डिटेक्ट करता है क्या यहां कहीं किडनैपिंग तो नहीं हुई लिटरेचर की, किसी दूसरे के वर्क को बिना साइट करे कहीं अपने कार्य के रूप में प्रेजेंट तो नहीं कर दिया गया है। यदि किसी स्टूडेंट की पीएचडी थीसिस में 10% तक की प्लेजियरिज्म होता है तभी वो थीसिस सबमिट कर सकता है। मैंने शुरू में बात कही थी पीएचडी
और शोध पत्र, इन दोनों का इतना घनिष्ठ नाता है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई विद्यार्थी कोई गाइड, रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, रिव्यू पब्लिश करता है, तो वो भी पहले प्लेजरिज्म में चेक करवाता है कहीं गलती से प्लेजरिज्म आ तो नहीं गया है। अब मेरे मुंह से गलती से निकला है। गलती से कहने का मतलब यह है, प्लेजरिज्म दो तरह का हो सकता है। एक तो आप इंटेंशनल करें, आपको मालूम है कि यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और आप उसको कॉपी करके रख रहे हैं। दूसरा अनइंटेंशनल, गलती से आप किसी चीज को कोट कर रहे हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन एक या दो वाक्य, ये कोइंसिडेंस बहुत हो सकता है, एक गाइड या दूसरे गाइड ने लिख दिए, तो दैट इज नोन एज अनइंटेंशनल प्लेजियरिज्म। वो भी प्लेजियरिज्म की कैटेगरी में ही आएगा। तो जब भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, आप चेक करवाएंगे द प्लेजियरिज्म मस्ट बी लेस देन 15%। किसी भी पीएचडी थीसिस के लिए 10% तक और रिसर्च पेपर के लिए 15% तक प्लेजियरिज्म की अनुमति दी जा सकती है। फ्रेंड्स, प्लेजियरिज्म के बैकग्राउंड के बाद मैंने आपसे कह दिया, आज के समय में भारतवर्ष में, विश्व का मैं नहीं कह सकता, भारत में कोई भी थीसिस, चाहे किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय की हो, राजकीय केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, राज्य स्तरीय भी हो सकते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, विदाउट चेकिंग द प्लेजरिज्म नो थीसिस कैन बी सबमिटेड। अब मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर। मैंने आपसे कहा था प्लेजियरिज्म बहुत पुराना है, पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में इसका नामकरण प्लेजियरिज्म हो गया था, जिसको हिंदी में साहित्यिक चोरी कहा जाता है। इसके अनेक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जितने मैं मालूम कर सका हूं वो सब मैं आपके सामने रीड आउट करना चाहूंगा। एक है डुप्लीकेट चेकर, दूसरा है क्विलबॉक्स प्लेजियरिज्म चेकर, तीसरा है ग्रामरली प्लेजियरिज्म चेकर, चौथा है स्क्रिप्स प्लेजियरिज्म चेकर, पांचवा है कॉपी लीक्स, छठा है क्यूटेक्स्ट, सातवां है उरकुंड, आठवां है टर्निटिव और नौवां लास्ट मैंने लिया है, बट आई विल स्पीक इंथेटिकली, दैट इज आईथेंटिकेट। तो मैंने आपके सामने 9 सॉफ्टवेयर पेश किए हैं जो सॉफ्टवेयर प्लेजियरिज्म को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, डुप्लीकेसी को चेक करने का काम करते हैं, या किडनैपिंग ऑफ लिटरेचर को चेक करने का काम करते हैं। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया जाता है, 2 पॉइंट मुख्यतः देखे जाते हैं। एक्यूरेसी कितनी है, यह मैं आपको बता दूं, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में 1% का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि प्लेजियरिज्म का मतलब क्या है, आप 300 या 400 पेज की, या कोई रिसर्च पेपर होगा तो 5 पेज का भी हो सकता है, 20 पेज का भी हो सकता है। यदि मैं थीसिस की बात करूं, 300 या 400 पेज अपलोड करके और जो लिटरेचर पहले से अवेलेबल है उससे वो कंपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं 1% का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन 1% का से ज्यादा का वेरिएशन हो सकता है। इसका मैं आपको पर्सनल उदाहरण देना चाहूंगा, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, कितना वेरिएशन आ सकता है। मैंने आपसे कहा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं प्लेजियरिज्म के लिए, सबसे पहली क्वालिटी है एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेट होगा उतना प्लेजियरिज्म अच्छा डिटेक्ट होगा, यानी आपका जो कंटेंट है, आइदर पीएचडी थीसिस और रिसर्च पेपर, दैट विल बी टोटली प्लेजियरिज्म लेस, आई शुड से। अब मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। 2018 में मेरे एक विद्यार्थी ने एक रिव्यू लिखा था। उस समय मैं सर्विस में था, रिटायर्ड नहीं था। हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन में था, और हर यूनिवर्सिटी के जो IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल होता है, उसी के पास ये सॉफ्टवेयर प्लेजियरिज्म डिटेक्टर होता है। विद्यार्थी गया था, चूंकि वो रिव्यू था चेक करवाने कि शायद 15% से कम ही प्लेजियरिज्म आए। अब मैं आपको आश्चर्य की बात कर रहा हूं, जब वो वापस लेके आया था 1% प्लेजियरिज्म था। आई एम टेलिंग यू, इन दैट रिव्यू written by myself and my student, the plagiarism was 1% in उरकुंड। मैं नाम के साथ कह रहा हूं, URKUND, जो हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में था।
वर्तमान में टर्निटिन है या उर्कुंड है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। वो पेपर थोड़ा सा मैंने, आई शुड नॉट से मॉडिफाई, आई थिंक लेस देन 0.5% मैंने 40 पेज का रिव्यू था उसमें चेंज किया था, नहीं के बराबर, और पेपर हमने सेंड कर दिया। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा रहती है कि मैं फिर इसको देखूं कितना प्लेजरिज्म दिखा रहा है। मैं खुद गया था क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ दिवाली वेकेशन, और दिवाली वेकेशन होने के कारण स्टूडेंट्स घर चले गए थे। जब मैं खुद गया था IQAC में और मैंने कंसर्निंग क्लर्क से कहा था आई विश टू नो द प्लेजरिज्म, उनको मैंने सबमिट कर दिया था। शाम को उन्होंने जब मेरे पास रिपोर्ट भेजी 0% हो गया था। ओरिजिनली जब स्टूडेंट ने चेक करवाया था 1% था, मैंने करवाया 0%। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि स्टूडेंट ने करवाया या सुपरवाइजर ने करवाया। मैंने आपसे कहा 1% हो सकता है, तो मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यही रिव्यू जब हमने एक बहुत अच्छे पब्लिकेशन हाउस इंटरनेशनल लेवल में भेजा था, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो उर्कुंड में 1% या बाद में 0 पे आ गया था, 14% प्लेजियरिज्म उस रिव्यू में था। कितना? 14%। मैंने आपसे पहले ही कहा 15% तक प्लेजियरिज्म किसी रिव्यू या रिसर्च पेपर में अलाउड होता है। एक्सेप्ट हो गया था, पब्लिश हुआ था। प्रश्न यह था कि जिस उर्कुंड पर विश्वास करके मैं अपने स्टूडेंट की PhD थीसिस सबमिट करवाता था, जिस उर्कुंड पर विश्वास करके मैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हाउस में भेजता था, वहां 0 और 1% जो दिखा रहा था, उसने 14% प्लेजरिज्म दिखाया था। लेकिन उस पब्लिकेशन हाउस का सॉफ्टवेयर कौन सा था? उर्कुंड या टर्निटिन नहीं था। दैट वाज आइथेंटिकेट। Authenticate. Many times I tell it authenticate because I had a personal experience, the plagiarism from 0% to 14% of my own review. That was permissible. I did say that was published. So much variation from Urkund to authentic. Could it be possible? That is a great surprise for me. Once a meeting was called by the Vice Chancellor, Professor B.A. Prajapati, then I did ask the question. This is the position of Urkund. We should contact to the UGC. I did my duty. But there can be 1% variation from one to another software. But can there be variation of 14%? This is my personal experience. In Urkund, that was 0%, and in Authenticate, in the publication house where I sent the paper, that was 14%. So many times I laugh to my student. Whenever the students were coming, sir, we have got the plagiarism only 4%. In PhD thesis, 10% is allowed. Either 3%, 4%. Some might be having 15, 17%. So they reshuffle their work. But then I laughed. What proud you were making that you have only 3, 4 or 5% in Urkund. But the plagiarism from 0 to 14% I have observed in my review. So software is a very important technique to stop the plagiarism. Now I come to the point. यदि आप प्लेजियरिज्म करते हैं, मैंने शुरू में डेफिनेशन में कहा है, प्लेजियरिज्म का मतलब है किसी दूसरे के कार्य को, टेक्स्ट को, लाइंस को, वर्ड्स को, आइडिया को, थॉट्स को, एक्सप्रेशन को उठाकर अपने कार्य के रूप में बिना उनको क्रेडिट दिए, बिना साइट किए, बिना रेफरेंस दिए प्रस्तुत करना ही प्लेजियरिज्म की डेफिनेशन है। मैं समझता हूं ये हर रिसर्च स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन काम की है। फिर रिपीट करना चाहूंगा, किसी दूसरे के टेक्स्ट को, वर्क को, लाइन को, पैराग्राफ को, आइडिया को, थॉट को, एक्सप्रेशन को बिना उनको क्रेडिट दिए यदि आप अपने काम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो प्लेजियरिज्म कहलाता है। अब अगले स्टेप पे आता हूं। यदि प्लेजियरिज्म पूरे प्रिकॉशन के बाद भी, मान लीजिए आप अपने IQAC में जाते हैं थीसिस सबमिट करने से पहले, हो सकता है प्लेजियरिज्म 30% आ जाए। आर्ट्स में ये प्रोबेबिलिटी जरा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। उस केस में आप रिवाइज करते हैं, आपको पूरी परमिशन है कि आप रिवाइज करें, और जब तक आपका प्लेजियरिज्म 10% से नीचे ना आ जाए आप थीसिस सबमिट ना करें। ये एक जनरल नियम है। यदि आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं और गलती से
जैसे मैंने आपको उरकुंड का एग्जांपल दिया, और वो पेपर पब्लिश हो चुका है, और उसके बाद में उसमें प्लेजियरिज्म पकड़ा जाता है। पीएचडी थीसिस हो, ध्यान से सुन रही है, पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी थीसिस हो या कोई रिसर्च पेपर हो, यदि उसमें प्लेजियरिज्म पकड़ा जाता है, उसकी एथिकल पनिशमेंट का प्रोविजन है। जनरली जैसे कॉपीराइट में लीगल सूट होता है, प्लेजियरिज्म में लीगल सूट की संभावना मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन काफी कम है। लेकिन जो एथिकल पनिशमेंट होता है वो डिपेंड करता है कितना प्लेजियरिज्म है। यदि आपकी थीसिस में 20 या 25% प्लेजियरिज्म है, हो सकता है आपको थीसिस रिवाइज करने के लिए कह दिया जाए। यदि आपकी थीसिस में 30 या 40% प्लेजियरिज्म है, आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाए। और यदि 60% से ज्यादा प्लेजियरिज्म है, हो सकता है कि आपकी पीएचडी डिग्री नल एंड वॉइड हो जाए। यदि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मुझे 1987 में पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई थी, यदि मेरी पीएचडी थीसिस कोई चेक करता है, ऑथेंटिकेट पे करता है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे, उसमें प्लेजरिज्म आता है, तो 87 में मैं कह नहीं सकता कितने साल हो गए, लगभग 38-39 साल पहले जो मैंने पीएचडी थी, आज भी वो नल एंड वॉइड हो सकती है और मुझे कोई पनिशमेंट मिल सकता है। बी केयरफुल व्हेन यू सबमिट द थीसिस। रिसर्च एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। 60% से ज्यादा प्लेजरिज्म पे मैंने आपसे कहा था आप डिबार हो सकते हैं, पीएचडी नहीं कर सकते। टीचर्स के लिए क्या पनिशमेंट है? टीचर्स के लिए पनिशमेंट है, यदि 60% से ज्यादा प्लेजरिज्म है, आपके इंक्रीमेंट रोके जा सकते हैं, और 60% इतना ज्यादा प्लेजरिज्म माना जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो प्लेजरिज्म एक लिटरेचर थेफ्ट, साहित्य चोरी एक ऐसी घटना है। अब मैं मूल बिंदु पर आ रहा हूं। यह मैंने बात की थी पनिशमेंट की। जो सबसे बड़ा पनिशमेंट किसी भी रिसर्च स्कॉलर या टीचर को मिलता है, वो उसकी एकेडमिक इंटीग्रिटी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मैं समझता हूं इंक्रीमेंट रुकना, पैसा रुकना, सस्पेंड होना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा इंटीग्रिटी और एकेडमिक इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो बात मैं बार बार कहता हूं, आज मैं उसी बात को प्रूव करने जा रहा हूं। एक पहले वीडियो में मैंने ये बात कही थी, रिसर्च का मतलब है आपके रिसर्च पेपर का पब्लिश होना। पीएचडी का मतलब पीएचडी डिग्री से नहीं, किसी पीएचडी थीसिस की गुणवत्ता, क्वालिटी उसकी थीसिस से नहीं, उस थीसिस में से पब्लिश होने वाले रिसर्च पेपर से ही होती है। और मैंने पहले कहा था, जितनी आईआईटीज हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, और उसमें मैंने अपने आदरणीय गुरु जी का भी उदाहरण दिया था, जब तक 5 पेपर आपके इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश नहीं होते थे, 80s में भी थीसिस सबमिट करने की अनुमति नहीं दी जाती।